चलो जी, जिस जिसका क्वेश्चन है ना एडिशनल आई कैप के क्वेश्चन से या उसके तो आपके सारे हो गए हैं, आप अगर नहीं हुए तो वो भी पूछ सकते हो आप। चैप्टर 5 में है, पहले 6 वाले पूछ लो ना, फिर 5 में आ जाते हैं। हाल नहीं आप लोगों का नहीं, अगर अभी से अभी के बाद भी पढ़ना तो तैयारी हो जाएगी। हाँ, अगर अभी के बाद में पढ़ना शुरू करना फिर उसका से तो भी हो जाएगा। अगर आगे पढ़ना है ना, टाइम मैनेज हो रहा है तो टाइम मैनेज कर लोगे तो हो जाएगा। अगर टाइम मैनेजमेंट में इशू है ना तो फिर देख लो, अगर कोई ना, अगर आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हो ना तो हो जाएगा। बस आज से पढ़ना शुरू करें। अगर जो एक और क्या बात वो अभी नहीं अप्लाई होना, उसकी टेंशन हो। अभी एक अटेम्प्ट और भी आपके पास है, लेकिन अभी कोर्स नहीं देगा तो उससे भी एक ही अटेम्प्ट रहेगी, फिर कोर्स में पे कठिन दे नहीं सकता, उस पे तैयारी करो ठीक होगा। तो कोर्स में से इकट्ठा होने के लिए नहीं कार्बन और वो भी नहीं होना, लेकिन वो अभी नहीं होना। हाँ जी, चैप्टर नंबर 6 से बताया कौन सा 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। On 1st October 21, furniture was capitalized, मतलब फर्नीचर खरीदा 80,000 का। It was estimated residual value furniture shall be 5,000 at the end of 5th year's useful life. After recording all adjustment and preparing financial statements, it was discovered that fitting cost 6,000 was charged as an expense rather than being capitalized. कहते हैं वो फिटिंग कॉस्ट भी तो हमने ऐड ही करनी होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। कहते हैं हमने उसको उसकी कॉस्ट में ऐड करने की बजाय ना, हमें आज पता चला कि वो 6,000 हमने एक्सपेंस में लिख दिया, लेकिन लिखना कहाँ था, एसेट वे फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड करना था। कहते हाउ मच प्रॉफिट वाज अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड फॉर दिस ड्यू टू दिस एरर इफ डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। वैसे भी पहले साल जो मर्जी मेथड हो डेप्रिसिएशन सेम आती है, तो थोड़ा सा फर्क आता है वो रेजुअल वैल्यू की वजह से। अब आप लोग खुद सोचें, ये जो 6,000 का था इसको हमने लिखना था एसेट, हमने लिख दिया एक्सपेंस। ये बात समझ लगी, एसेट लिखना था एक्सपेंस लिख दिया, तो प्रॉफिट कम हुआ होगा या ज्यादा, कम हो गया होगा, क्योंकि एसेट में जाना चाहिए था, हमने एक्सपेंस में लिख दिया, क्या हो गया। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ना सारी जिंदगी की प्रॉब्लम बना लो। क्या मतलब है इसका, कि जब भी आप कोई एसेट एक्सपेंस बनाओ या कोई एक्सपेंस एसेट बनाओ, उसका जो इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर आता है ना, वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है। अब सुने, अगर ये एसेट अभी नहीं ना, अगर ये एसेट बनता तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो आती, तो इसका मतलब इसकी डेप्रिसिएशन भी तो इग्नोर की हुई है। अब कितनी डेप्रिसिएशन इग्नोर की हुई है, 6,000 डिवाइडेड माइनस रेजुअल वैल्यू, तो इसमें माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाय कितना है, 5 साल लाइफ है, कितनी देर है, 1 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक, 1 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक, तो मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 12। वैसे ही है ना, एडिशन को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आंसर आ रहा है 900। अब इसका मतलब है 6,000 आपने एक्सपेंस ज्यादा लिख दिया, लेकिन 900 का एक्सपेंस लिखना भी तो था। अगर ये फर्नीचर में जाता तो ये डेप्रिसिएशन होती है इसकी, तो फर्नीचर में ना लिखने की वजह से 900 की डेप्रिसिएशन इग्नोर हो गई है। तो अब उसने एक्सपेंस लिखा हुआ है 6,000, हालांकि ओरिजिनल एक्सपेंस कितना होना चाहिए था 900, तो 5100 से ज्यादा एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो 5100 से आपने अपना प्रॉफिट अंडरस्टेट किया हुआ है, तो क्या आंसर आ जाएगा, अंडरस्टेटेड बाय। और वैसे ये तो बात होगी ना इस सवाल की,
मैं आपको फॉर लाइफ का मसला बता रहा हूं। जब भी कोई एक्सपेंस एसेट बना लो या कोई एसेट एक्सपेंस बना लो, तो उसका जब भी प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट लेना ना, उसको नेट करके इफेक्ट लेना कि इतने से कम या ज्यादा होगा आपका प्रॉफिट, मतलब नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक होगी बात? ये सारी जिंदगी के लिए पल्ले बांध लो जी। और सवाल बताएं। 26। The written down value of furniture in the books of Akhtar as at 30th जून को ना रिटर्न डाउन वैल्यू ये अमाउंट है। इन्हें थोड़ा सा ना अब बातें ना किया करो। मैंने आपको पहले भी कहा था, बात जब क्लास शुरू हो जाए ना, या जब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ समझा रहा होता हूँ, हाँ ऐसा होता है, आप भी, मुझे ही पता होता है कि आप पिछली बात कोई सवाल वाली पूछ रहे होते हो साथ वाले से, वो ना उससे फिर इसका नुकसान हो जाएगा, फिर ये अगली दफा पूछोगे तो साथ वाले का भी नुकसान हो जाता है। अब मुझसे पूछ लिया करो कि सर पिछले सवाल में मुझे ये बात नहीं समझ लगी, वो ज्यादा अच्छा तरीका है एज कंपेयर टू कि आप पिछला कॉन्सेप्ट अपने दोस्त से क्लियर करो कि अपने दोस्त का भी बेड़ा गर्क कर दो कि अगला सवाल वो भी ना समझे, दूसरे सवाल में फिर आपका बराबर बराबर काम हो जाएगा। तो इसलिए ख्याल रखा करो, द फर्नीचर वॉज ओरिजिनली परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020 एंड कंपनी डेप्रिशिएट फर्नीचर 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहता है उसकी बताओ परचेज कॉस्ट क्या है। ये तो वैसे इस तरह के सवाल पेपर में आप वो नहीं आएंगे जिस तरह से हमने वो पढ़ा था ना क्यूएम के अंदर, इसका एडिशनल सवाल तो बहुत ही खतरनाक थे, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। लेकिन ये है कि क्वेश्चन तो है, अब क्वेश्चन ना बैकवर्ड लेकर जा रहा है हम, जैसे जैसे आप सीधे पहुंच चलते हो ना वैसे वैसे उल्टे कदम शुरू हो जाओ। कैसे उल्टे कदम जाते हैं? आप कहां पर खड़े हो इस टाइम, उसने बुक वैल्यू दे दी आपको 30 जून 22 की, और ईयर एंड उसने वैसे बताया तो नहीं है। वैसे इसके अगर आप कहते हो ना आसान तरीका बताऊं, ईयर एंड कहां पर है? मुझे तो ये ईयर एंड ही है, ये ईयर एंड है। इसका मतलब है आपने पहले पिछले एक साल जाओगे ना, तो ये जो 86,000 है, 86,400, इसमें से ये 20% माइनस नेट होने के बाद आई है। कितने फीसद? हर साल 20% माइनस होता गया ना, तो ये अमाउंट है 80%, वो जो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय, और आपको चाहिए 100%, तो आप पिछले एक साल पर पहुंच गए। जरा करो वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 108। आपको पता है आप कहां पर पहुंच गए? पिछले एक साल पे। पहले आप थे 30 जून 20 पे, अब पहुंच गए 30 जून 21 पे। पहले अगर ओरिजिनली अगर हमने डेप्रिसिएशन लेनी होती तो हम क्या करते हैं? बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 20% से, मल्टीप्लाई 20 ओवर 100 से। डेप्रिसिएशन आती है, उसको माइनस करते हैं, जो वैल्यू आती है ना वो 80% होती है, अलग से 20% माइनस हो जाता है। अब आगे चलते हैं, अब हमने कहां तक पहुंचना है? 1 जनवरी 2020 तक। अगर हम पीछे पूरा एक साल लेकर जाएंगे तो कहां तक पहुंच जाएंगे? 30 जून 2020। तो क्या करेंगे? इसको 80 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साल पीछे मूव हो जाएंगे। कितनी वैल्यू आ गई? कितना? 135। अब हम कहां पर आ गए बोला? 30 जून 2020। अब हमने जाना 6 महीने और मजीद पीछे जाना है, 6 महीने और पीछे जाना है। अब 6 महीने के लिए अब जरा 135,000 पे पहुंच गए, इसको 80 पे डिवाइड करके 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहां पर जो करते थे ना 6/12, अब करेंगे 12/6, क्योंकि जब उल्टे कदम चल रहे हो तो आपने भी भूत ही नजर आना है। वो कहते हैं कि भूतों के ना कुछ कदम होते हैं वो उल्टे होते हैं, तो फिर पैर टेढ़े होते हैं। सुना है आपने, देखे नहीं कभी अपने? 12/6 जी। कितना आंसर आ गया? 33। आंसर नहीं है कोई अच्छा आंसर। 3375 कैसे आ गया? नहीं 6/12 से करो, कितना आ रहा? 84 नहीं यार, इन चक्रों में पड़े हुए। अच्छा इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है? चलो उसको छोड़े, पहले आप ऐसा करो ना, इसका आंसर निकालो। टाइम मल्टीप्लाई ना करें तो नहीं नहीं, उसका आंसर ना देखो ना कितना आ रहा है, इसका आंसर करो जरा, कितनी अमाउंट आ रही है? टाइम ना मल्टीप्लाई करो, टाइम ना करो। 168,752
लेकिन ये तो आप किस पे जेल गया 30 जून 19, तो ऐसा करो 6 20% से मल्टीप्लाई करके ना 6/12 6 महीने की डेप्शन निकाल देते हैं। हम जून पे चले गए ना, तो 6 महीने की डेप्शन ले लेते हैं, तो 6 महीने की डेप्शन निकालेंगे तो कहां पर आ जाएगी जनवरी पे। तो करो जरा 20 डेप्शन कितनी आ रही है 168,750 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12 168। इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है 1518। ये तकरीबन किसके बराबर आ रहा है 150,000 के। ये तो यार ना ट्रखालोजी मेथड है। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, हाँ सीधे तरीके से करवा, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो बहुत टाइम। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, दो बताता हूँ। मैं जो चाहता हूँ कि सारा कुछ अभी कर लेंगे I-16 का, तो बाद में क्या पढ़ेंगे, लेकिन आई कैप कहता है नहीं, हर चीज थोड़ी थोड़ी बताओ इनको। इसका ओरिजिनल तरीका होता है जी, ओरिजिनल तरीका, पहला ओरिजिनल तरीका कि आप ऐसा करो, जिस दिन एसेट खरीदा ना उस दिन एक एसेट की कॉस्ट लेट कर लो। कब खरीदा था 21 में, कब खरीदा है 1120 में। 11 कहता है जब भी किसी एसेट की कॉस्ट ना बताई हो और आपने कॉस्ट फाइंड करनी हो, उसको क्या लेट कर लो 100। डन। उस 100 को फाइंड वो वैल्यू करो जो वैल्यू आपको गिवन है। आपको एक वैल्यू गिवन है 30 जून 22 को। कौन सी वैल्यू गिवन है 86,400 86, और ये क्या चीज है इस दिन की बुक वैल्यू। डन। आपके पास डेप्रिसिएशन भी हो सकती है किसी साल की, आप कुछ भी गिवन हो सकता है, और उससे कहता है कॉस्ट बताओ। तो याद रखें चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कोई एक वैल्यू का होना जरूरी है, वो सब कुछ कर सकता है। ये मैथ वाले नहीं है कि जी 4 चीजें हैं तो 3 चीजें दोगे तो चौथी चीज बताएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या चाहिए, एक वैल्यू बस, वो सब कुछ फाइंड कर लेगा। अब ये तो गिवन है ना बुक वैल्यू। अब ऐसा करो कि समझो कि आपकी जो कॉस्ट थी ही 100, अब इसको पहले ये कब डेप्रिशिएट हुआ होगा, इसका साल एंड हुआ होगा 30 जून 20। हमने 20% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितनी डेप्रिसिएशन आई होगी इसकी, अगर 100 है तो 10, 100 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड 6 बाय 10 आ गई। कितना बच गया ये 90। फिर अगले साल डेप्रिशिएट हुआ होगा 30 जून 21 मल्टीप्लाइड बाय, याद रखें टाइम फैक्टर पहले लगता होता है, बस एक दफा लगता है जिस दिन खरीदते हैं, बाकी पूरा साल आता है 18। 90 में से 18 माइनस करते 72। 30 जून 22 मल्टीप्लाइड बाय 20% कितना आ गया 14 पॉइंट, कितनी वैल्यू बच गई कितना 57.6। अब सवाल आपका हो चुका है, पहला कैसे, आपने ये देखना है कि ये जो वैल्यू गिवन है आपकी इस परसेंटेज में से किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये किसी साल की डेप्रिसिएशन है, क्या ये किसी बुक वैल्यू है किसी साल की। अब ये आपके पास 30 जून 22 की बुक वैल्यू है। अब यहां से देखें 30 जून 22 की ये बुक वैल्यू है। सिंपल, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, 86,4 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू गिवन है उस परसेंटेज पे डिवाइड कर दो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपने लेट कॉस्ट किया था 100 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाए। कितना आंसर आ गया 150,000 एग्जैक्ट। उसका एग्जैक्ट इसलिए नहीं आया था कि राउंड ऑफ की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, अदरवाइज आंसर उसका भी एग्जैक्ट ही आ। ठीक होगी बात, ये समझ लगी। क्या किया आपने, सिंपल जिस, अगर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं इस मेथड से फायदा क्या है, अगर कोई आपसे पूछे ना 2021 की डेप्रिसिएशन बताओ, 18 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। मतलब ये चीज एक ऐसी चीज है
इसको जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो चीज आ जाएगी, सिवाय मरियम नवाज के। मतलब आपने सपोज 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा बोला? पहले साल की डेप्रिसिएशन। 90 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? पहले बुक वैल्यू। 90 पहले साल के बाद की बुक वैल्यू है। 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? दूसरे साल की बुक वैल्यू। अगर 14.4 से मल्टीप्लाई करोगे पता क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2022 की, सिर्फ इसी फार्मूले से। अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर आपको सपोज वो कहता है कि मुझे ना 2022 के साल की ना डेप्रिसिएशन गिवन है, ऐसे कंज्यूम कर लेते हैं, बल्कि आप कर लो इसको 14,86400 डिवाइडेड बाय 57.6 मल्टीप्लाई बाय 14.4 करो जरा। 4121 ये डेप्रिसिएशन है ना। अगर सवाल में ऐसा करता हो, कहता कि मेरे पास ना एक एसेट था 2022 में, उसकी डेप्रिसिएशन आई थी 21,600, मैंने उसे खरीदा था 1120 को, बताओ उसकी कॉस्ट क्या है? मैं क्या करता, 21,600 को 14.4 पे डिवाइड कर देता, क्योंकि वही उसकी परसेंटेज है। जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो चीज आ जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आएगा, देख लो करके देख लो। अगर आप 57.6 से मल्टीप्लाई करोगे पता क्या आएगा? 86,400 आएगा। यानी जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आ जाता है। बात समझ लगी? लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जो जिंदगी आसान करती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, या जितने भी ये लोग न्यूमेरिकल काम करते हैं, कि सिर्फ एक वैल्यू हो जाए काफी होती है। बेस को 100 लेट करो, उसको सिंप्लीफाई करो। बात समझ लगी? इतना काफी है या एक और तरीका भी बताओ ना? बताओ ये वाहिद कौम है जो कहती मुझे ना सिखाओ, मुझे जरूरत नहीं है सीखने की। सर ये निकल जाए दिमाग से। चलो ठीक है। जैसे सिंपल, वैसे एक बात मैं कह रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता है 1 + RT P × S = या A = P × 1 + और कंपाउंड इंटरेस्ट का पता क्या होता है? 1 + R या I की पावर N। ये याद है? जब कभी, मैं मेथड दूसरा नहीं बता रहा, वैसे जब कभी ऐसा हो कि आपने बुक वैल्यू से कॉस्ट या कॉस्ट से बुक वैल्यू फाइंड करनी, वैसे ये मैं आम बताता नहीं होता, ऐसे ही ना पैशन आया होगा। बुक वैल्यू से कॉस्ट या कॉस्ट से बुक वैल्यू फाइंड करनी हो ना, और कुछ पार्शियल टाइम हो कुछ पूरे साल हो, जैसे यहां पर 2.5 साल बन रहे हैं, तो तब ये दोनों इकट्ठे फार्मूले लगते हैं। WDV में दोनों इकट्ठे फार्मूले लगते हैं। और अगर पूरे साल हो तो फिर एक ही फार्मूला लगता है रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें 2.5 साल है, 6 महीने 2 साल। अगर सिर्फ 2 साल होते तो ये चीज ना लगती, फिर सिंपल लगता P × 1 + R की पावर N। I 1 + I की वही लिखता, फार्मूला भी लिख देता हूं। अगर पार्शियल टाइम भी हो, मतलब कुछ साल हो, 2 महीने हो 4 महीने हो, जैसे जब खरीदते हैं तो कुछ कम टाइम होता है, उसके लिए फिर महीनों के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट महीनों पे लग ही नहीं सकता, महीनों पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता। बात समझ लगी? अब ये कौन सी वैल्यू कहते हो, बुक वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू है? ये फ्यूचर वैल्यू बुक वैल्यू होती है, ये कॉस्ट होती है? कॉस्ट तो आज होती है, और जैसे जैसे वैल्यू कम होती है, पहले साल कम होगी बुक वैल्यू, फिर अगले साल वैल्यू कम होगी, अगले साल की बुक वैल्यू, तो हर साल की फ्यूचर वैल्यू होती है बुक वैल्यू। तो अगर आपको कोई ना ऐसे ना छेड़ने के लिए कह दे, तो आपने कहना है कि ये मेरी फ्यूचर ये नहीं होती है बुक वैल्यू, फ्यूचर, और ये जो P होता है ना, ये मेरा कॉस्ट होता है। और ये प्लस की जगह मैं डेप्रिसिएशन में माइनस लिखता हूं, और जो मेरा रेट होता है 1 - RT, और इधर भी 1 - R की पावर T लिख लो या N लिख लो, एक ही बात है। आपके पास इस सवाल के अंदर ना बुक वैल्यू गिवन थी 86,400, और आपको कॉस्ट का नहीं पता था, एक्स लिख लो। 1 - रेट कितना गिवन था 20%, और टाइम कितना था, ये क्यों 6/12 लिखा? महीनों के लिए 1 - 0.20 की पावर 2, क्योंकि 2 साल 6 महीने हो गए। अब एक्स निकालोगे 150,000 आएगा। अब आपको ये ज्यादा आसान है। अब मैंने अगला बात बताया तो फिर तेरे से मैं रुक जाता, ठीक है?
ये तो मैंने थोड़ा ज्यादा एलैबोरेट किया, इसे ज्यादा सिंपलीफाइड पॉइंट नहीं यही है। ये भी सीए वाले की जिंदगी आसान है। ये सिर्फ जो हमसे पढ़ता है उसकी जिंदगी आसान है, क्योंकि कोई उसको बताता ही नहीं है, क्योंकि वो सारे क्यूएम थोड़ी पढ़ाते हैं। जो अकाउंटिंग का टीचर है वो क्यूएम बहुत बहुत कम होते हैं जो अकाउंटिंग और क्यूएम इकट्ठा पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए फिर क्यूएम अगर अप्लाई करना है तो फिर बंदा, मैं तो बहुत जगह पर अप्लाई करता हूँ, मैं तो जानबूझ के, मुझे मजा भी बहुत आता। आपको पता है ये कुछ लोगों ने ना कॉपी किया फार्मूला, लेकिन उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ लोगों ने कॉपी किया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं लगी कि टाइम जब पार्शियल टाइम होता है ना उसके लिए सिंपल और कंपाउंड इकट्ठा अप्लाई होता है, महीनों पर तो कंपाउंड लगता ही नहीं है। और इसके लिए मेरा भी एक हफ्ता इसने जान खाई थी। मैं ना, लोग क्या कह देते हैं जी राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क आ गया। मैं कहता हूं ऐसे कैसे हो सकता है जब फार्मूले में तो राउंड ऑफ होता ही नहीं है, जब कैलकुलेटर में पुट कर दो तो खप आने के बाद ना बस अल्लाह ताला ने फिर, क्योंकि जब मेहनत इंसान करता है ना किसी भी मामले में, फिर अल्लाह ताला अता कर देता है। कोई भी मामला, सदर जरदारी को अल्लाह ने सदर बना दिया है ना, उसकी भी एक मेहनत थी, लगन थी, चाहे वो अच्छे तरीके से आया बुरे तरीके से आया, अल्लाह ने उसको, उसने पूरा बुड्ढो खानदान मार दिया, लेकिन अल्लाह ने उसको फिर भी सदर बना दिया। तो वो तो बुरा काम, आप तो अच्छे काम के लिए कोशिश कर रहे हो, सवाब का सवाब और मजे के मजे। जी इस मेथड में जो आपने फाइनेंस के फॉर्मूला से जी जी आपने कहा कि अगर एक मंथ का हो तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर आपका हो ना मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है S = P × 1 + I⁻n। लेकिन हम इसको अगर अपनी डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करें तो जो S होता है ना ये बुक वैल्यू होती है, क्योंकि ये फ्यूचर में अब बुक वैल्यू कम हो रही होती है, और जो P होता है ये कॉस्ट होती है, इनटू 1 प्लस की जगह माइनस होता है क्योंकि बुक वैल्यू रिड्यूस होती है, बढ़ती नहीं है, और I की जगह रेट लिख लो और टाइम ऊपर टाइम लिख लो या n लिख लो, एक ही बात है। अब जब हम एसेट खरीदते हैं, अगर साल के शुरू में खरीदे तो पूरे साल की डिडक्शन लगती है उस साल, अगर हम उसको खरीदे दरमियान में कहीं तो पहले साल चंद महीनों की डिडक्शन लगती है। जब कभी पूरा साल ना हो, खरीदने वाला साल चंद महीने हो, तो उसके लिए अलग फार्मूला बनाएंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे C × 1 - RT, ये है कंपाउंड वाला, और बाकी पूरे सालों के लिए वही फार्मूला रहेगा। मतलब आपने एक एसेट खरीदा है अभी 3 महीने पहले, साल खत्म हो गया, तो आप पहले 3 महीने डिडक्शन लोगे, फिर आगे हर साल होती जाएगी। आप 10 साल बाद भी जाए ना, पहले 3 महीनों के लिए अलग और ऊपर n की जगह 10, आप 10 साल की बाद की बुक वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर अब मैं आपको बताऊं कि सवाल के अंदर वो आपसे ना बुक वैल्यू पूछे तो इस फार्मूले से आ जाएगी आपकी, किसी भी टाइम की बुक वैल्यू फाइंड करें, पुट करें, आंसर आ जाएगा। आपको 10 साल तक डेप्रिसिएशन 1 by 1 करनी भी नहीं पड़ेगी, हमको बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ है प्रॉपर कैसे अप्लाई करना है अभी नहीं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है पेपर हमारे करीब है, तो इसलिए हम, क्योंकि फिर ना ये इतना इंटरेस्टिंग है कि बंदे का ध्यान उधर चला जाता है। चले जी, सवाल आपका हो गया, इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है, और बताएं सवाल 26 के बगैर। 42, क्योंकि मैं कहता हूं कम से कम, सबसे बड़ा मसला आता है जो रिकॉर्डिंग के चक्कर में बैठे होते हैं ना, उनका ये टाइम जाया होता है। आप तो एंजॉय कर रहे होते, वो फिर जब सुनते हैं ना वो तो उनका टाइम जाया हो जाता है। Equipment was purchased by Nishat and Company on 1st July 2020 with no residual value and expected life is 6 years. The asset has been depreciated using straight line. The net book value as at 31st December was this. Same question आ गया। The cost, equipment की cost बताएं। वो कहता है no possible calculate the above information। पहली बात, उसने आपको लाइफ बता दी, नेट बुक वैल्यू बता दी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, लाइफ तो गिवन है, या तो आप रेट फाइंड कर लें, रेट भी फाइंड हो सकता है ना। अब अगर आप कहते हो कि सर अब मुझे ये फार्मूले से करवाएं, तो फार्मूले से भी हो जाएगा, 100 से, दोनों से हो जाएगा, दोनों से ये हो जाएगा। कैसे, आपने कब खरीदा था एसेट, 1 जुलाई 2020 को, कहता है इक्विपमेंट वाज परचेज्ड 1 जुलाई 2020 with no residual value and expected life is 6 years. The asset has been depreciated.
द नेट बुक वैल्यू ऑफ 31 समझी, ये 2022 की उसने नेट बुक वैल्यू दे दी। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि खरीदा कब था 1/120 को 100 रुपए का। डन। पहला साल ऐड कब हुआ होगा, दिसंबर है ना, 31 दिसंबर 20। 1 जुलाई को खरीदा, ठीक है ना। 20 6 महीने डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये डिवाइड बाय 6 कौन के, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 6/12 पहले 6 महीने। और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। कितनी आ जाएगी पहले 6 महीने की डिडक्शन, 100 को 6 पे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको 6/12 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.33। ठीक होगी बात। माइनस कर देते हैं, 100 में से 8.33 माइनस किया, क्या आ गया जी, हाँ माइनस ना भी करो तो काम चल जाता है, लेकिन हमें बुक वैल्यू चाहिए ना, तो हम साथ माइनस करते जाते, बुक वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अलग से क्या करना है, 100 में से 8.33 माइनस किया कितना 91.67। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन आएगी दिसंबर 21, उसमें आएगी 100 डिवाइड बाय 6 बस। भला क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो बुक वैल्यू पर अप्लाई करते जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कितना आ गया 16.67। कितना आ गया जनाब, 91 में से माइनस कर दें 75 पूरा। दिसंबर 22 75 में से क्या माइनस कर देंगे 16 क्योंकि अब तो डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगी ना हर साल, क्योंकि पहली दफा थोड़ी कम होगी, वरना स्ट्रेट लाइन में हर साल फिक्स रहती है। तो 75 में से 16.67 माइनस करें 58.33। सवाल हो गया। ये इसी डेट की बुक वैल्यू गिवन है ना 87500, तो 87500 को डिवाइड कर देंगे 58.33 पे, और अगर आपको आंसर एग्जैक्ट चाहिए तो 3 कुछ ज्यादा लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई, इसकी 150 आ रही है। अब कहते हो सर इसका भी कोई फार्मूला है, तो स्ट्रेट लाइन का तो फार्मूला ही सिर्फ और सिर्फ फिक्स है, S इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस RT, इसमें कोई चक्कर ही नहीं। आपको बुक वैल्यू कब कितनी गिवन है 87500, कॉस्ट फाइंड करनी है, 1 माइनस रेट कितना है नहीं पता, तो रेट आपको पता है 1 ओवर लाइफ होता है, 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, कितना टाइम बनता है टोटल, कब से कब खरीदा था, किस दिन की बुक वैल्यू है, 2.5 साल, 2.5 साल ही बनने हैं ना, 6 महीने 2020 वाले 2.5। लो जी इसको हल करो, आपका आंसर 150,000 आ रहा है। सॉल्व फॉर एक्स कर लो, ये तो एग्जैक्ट आएगा क्योंकि इसमें तो पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं आ सकता। स्ट्रेट लाइन के लिए है, बुक वैल्यू पे कॉस्ट, कॉस्ट से बुक वैल्यू, और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है थोड़ा सा मसला कि उसमें सोचना पड़ता है, इसमें नहीं सोचना पड़ता। ठीक है, मैंने कहा चलो फाइनेंस पर इतनी मेहनत की थी, कुछ तो फायदा आपको हो। और सवाल बताएं। अब चैप्टर नंबर 5 किसके हैं आपका, इसके हो गया या किया नहीं अभी? चलो मेरे ख्याल में सब आप लोगों के मसले तो एक जैसे ही होते हैं। सवाल का नंबर बताओ। सेल्फ टेस्ट का है या एडिशनल है? सेल्फ टेस्ट का। मैं उधर मेहनत कर रहा हूं। अच्छा एक सवाल तो उसमें ना गलत भी है, जिसमें लगता है कि उसने राइट ऑफ कर दी है और नहीं करता, ऐसा कुछ है सही वैसे। कितना आपने कौन सा कहा है 33? चले वो दोनों कर लेते हैं।
अच्छा, ये सवालों में ना वही मैथमेटिकल चीजें इस्तेमाल होती हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लो बस। द टर्नओवर इन एन एंट्री वाज 2 मिलियन। टर्नओवर बोलते होते हैं सेल को, कितनी चीजें बिकी, 2 मिलियन की चीजें आपने बेची। एंड इट्स अकाउंट रिसीवेबल वर 5% ऑफ टर्नओवर। इसका मतलब है 2 मिलियन का 5% आपके अकाउंट रिसीवेबल है। तो कितने हो गए, 2 मिलियन, 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5%। कितना आंसर आ गया इसका? 2 मिलियन को ना लिख लो, अब पूरा ही लिख लो ताकि ना मल्टीप्लाइड बाय 5% करो, कितना बन गया? 1 लाख। आपके अकाउंट रिसीवेबल कितने हुए? 1 लाख। आगे, द एंट्री विशेस टू हैव एन अलाउंस 4% ऑफ रिसीवेबल। एंट्री चाहती है कि उसके ऊपर 4% प्रोविजन लगाए। ओके होगी बात, लगा लो 4% प्रोविजन, मल्टीप्लाई बाय 4%, कितना आ गया? 4,000। डन। आगे पढ़ते हैं, कहता है विच वुड मेक द अलाउंस 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस। कहता जो मैंने साल के शुरू में मेरा अलाउंस पड़ा था ना, उससे कितना ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है। इसका मतलब जो भी है उसमें 1/3 उसका ऐड हुआ तो ये वैल्यू आई बढ़िया, उस वैल्यू का 1/3 उसमें ऐड हुआ तो 4,000 आया। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कहता है हाउ विल द प्रॉफिट फॉर द पीरियड अफेक्टेड बाय द चेंज। जो डिफरेंस है उसका अब हमने ये देखना है कि इससे पहले क्या थी प्रोविजन, ब्रॉड ऑन फाइंड करना है प्रोविजन का। अब इसके कई मेथड हैं। पहला मेथड कि आप उसको ना लेट कर लो कि जी पहले था x ब्रॉड ऑन, 1/3 बढ़ गया तो x का 1/3 क्या होगा? 1/3x। कितना? 1/3x। इतना बढ़ गया 1/3x, और हो कितना गया दोनों मिलके? 4,000। पहले x था, 1/3 बढ़ा और कितना हो गया? 4,000। यही बात कह रहा है ना कि जितना भी पिछले साल का था 1/3 बढ़ गया तो 1/3 हमने ऐड कर दिया उसके अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सॉल्व फॉर x का वो अपने कैलकुलेटर में पुट करके या इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x की वैल्यू 3,000 आ जाएगी। पुरानी प्रोविजन थी 3,000, अब होगी 4,000। प्रोविजन कम हुई ज्यादा? ज्यादा हो गई। प्रॉफिट कम हो जाएगा ज्यादा? कम हो जाएगा। कितने से? 1,000 से, क्योंकि ब्रॉड ऑन प्रोविजन है आपकी 3,000, कैरिड ऑन प्रोविजन है आपकी 4,000, तो प्रोविजन 1,000 से ज्यादा हुई है तो प्रॉफिट 1,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि वो बैड डेट्स में चला जाएगा। ठीक होगी बात। वैसे ही किसी भी मेथड से हो जाता है। मैं अभी क्या कह रहा था, हमें एक वैल्यू गिवन हो, सब कुछ कर जाते हैं, हमें 100 भी ऐड कर सकते थे। अब 100 में 1/3 बढ़ गया, आपको पता है 100 में अगर 1/3 ऐड कर देंगे तो 100 का 1/3 है कितना? 33/333, 33.33। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है ना 4,000, ये है 133.3333, और मल्टीप्लाई में हमें क्या चाहिए? शुरू वाली 100, तब भी 3,000 आएगा। इसको मैंने 100 ऐड किया, इसमें 33.33 ऐड किया 1/3, तो वैल्यू कितनी बन गई? 133.33। ठीक है, तो किसी भी तरीके से, लेकिन इक्वेशन से कर लो, परसेंटेज से कर लो। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ना अभी से ना थोड़ा थोड़ा परसेंटेज पर ले आऊं ताकि आदत हो जाए आपको। मैं दोबारा बताता हूं, आपके पास 100 पहली वाली ऐड कर ली, कितनी बड़ी? 1/3। अपने कैलकुलेटर पे कर लो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 100 कितनी होगी? 33.33। ये देखो मैंने लिख दिया 133. अब ये जो 4,000 वैल्यू है मेरे पास, ये 33 ऐड होने के बाद वाली है पहले वाली है? बाद वाली है। वो कितनी है? 4,000। इसका मतलब है मैं इसको किस पे डिवाइड करूंगा? उसकी परसेंटेज पे। कोई 2-3 दफा ज्यादा लिख दो ताकि एग्जैक्ट आंसर आ जाए। मल्टीप्लाइड बाय, मुझे चाहिए उससे पहले वाली, तो 3,000 आ जाए। ठीक होगी बात। और सवाल बताइए। 35 लिखा हुआ है ड्यूरिंग द दिसंबर फेस्टिवल टर्नओवर टोटल 3 मिलियन, और उसने 4%, 3 मिलियन का 4% ले लो। ये जो 120,000 है ये प्रोविजन ना समझ लेना, ये अकाउंट रिसीवेबल है। एफटी विशेस टू मेंटेन, वो कहता है कि उसके ऊपर 3% वो चाहता है कि उसके ऊपर कर ले, तो मल्टीप्लाइड बाय 3% कर लो।
कितनी आ गई प्रोविजन? 3600। ये भी वही जादू चलने लगा, आप देखना जरा। अब एंड डिस्कवर दैट अलाउंस एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हायर देन इट वाज ईयर बिफोर। कहता है ये 25% पिछले साल से ज्यादा है। ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक इनरिकवरेबल डेट्स आर 3200 वर रिटर्न ऑफ एंड इनरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 3 years previously 150 रिकवर्ड। एक तो प्रीवियसली रिकवर्ड भी हो गए और इस साल हुए। अच्छा अब ये है, उसने कहा है कि जी नेट चार्ज टू द डाउट एंड वो बैड डेट्स, वो जो फार्मूला पूछ रहा है कि बैड डेट्स के नाम से कितनी अमाउंट जाएगी। अब इसका ये है, ये जो 3200 है, क्या हमने इस 1,20,000 में से माइनस करके 3% लेना है? हमने तो पहले क्योंकि सवाल पढ़ा नहीं था पूरा, क्योंकि असल तो यही बनता है कि उसको माइनस करके लेना चाहिए कि 1,20 में से पहले करें -3200, क्योंकि बैड डेट्स पहले माइनस करते हैं। कितनी अमाउंट आ गई? 116,800। इसका लें 3%, 116,800 मल्टीप्लाई बाय 3%, कितना आ गया? 35004। ये पिछले साल से 3%, 25% ज्यादा है। पिछले साल से ये 25% ज्यादा है। इसका मतलब है ये 125% है। पिछला क्या था 100, तो ये क्या हुआ 125। तो डिवाइड कर दूंगा मैं 125 पे और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो बताओ पिछली प्रोविजन कितनी आई होगी? 2803। अब प्रोविजन चेंज हुई, कितनी ज्यादा हो गई? डिफरेंस ले लो। अब बैड डेट्स हमारे 3200, 700 पूरा, चलो 700 लिख लेते हैं। 3200 पिछला, ये बैड डेट्स जो हो गए, प्लस चेंज इन प्रोविजन माइनस बैड डेट्स रिकवर्ड। ऐसे ही करते हैं ना, बैड डेट्स प्लस माइनस प्रोविजन माइनस, कितना आंसर आ गया? 37। आपको क्या लगेगा कि ये आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसने 3200 माइनस नहीं किया, उसने 3600 प्रोविजन, उसने 3600 का वो काम किया है। हमने वो, क्योंकि उसने किसी जगह ये नहीं लिखा ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक वर रिटर्न ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि वो पहले ही राइट ऑफ कर चुका है, तो इसलिए दोबारा नहीं करते। हाँ, उसमें मैं बताता हूं कि अगर वो कहना नीड्स टू बी राइट ऑफ, तो फिर अभी करने हैं। अगर वो कहते कि टू बी राइट ऑफ करने हैं, नीड्स टू बी राइट ऑफ, टू बी राइट ऑफ करने होते हैं। अगर वो कह कि वर राइट ऑफ कर दिए वर। अच्छा, दूसरा एक और तरीका भी मैं बताता हूं। अगर वो बैड डेट्स आपको ना उसके अलग से दे दे, सेपरेटली दे दे, तो फिर भी ऐसा होता है कि वो राइट ऑफ हो चुके होते हैं। तो इसमें अगर आप लोग इसी तरह करते 3600 के हिसाब से करते ना कि माइनस किए बगैर, तो इसको ये 125 था, 100 से मल्टीप्लाई करते कितना आ गया? 288। ये पिछली प्रोविजन आ गई, नई प्रोविजन 3600, कितना डिफरेंस आ गया? 720। अब वही आ गया बैड डेट्स प्लस चेंज इन प्रोविजन माइनस 150। आपका ये 3770 आ। और वैसे भी 3750 भी आ गया, तो वो भी सिर्फ इसके ही ज्यादा करीब था। कभी ऐसा हो जाए ना, क्योंकि बैड डेट्स कभी वो माइनस करता है कभी नहीं करता, लेकिन ये करना चाहिए था, क्या था, वर राइट रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, तो दोबारा माइनस नहीं करना। जी 20 नहीं, 45 में तो एक सवाल ही गलत है। उसके अंदर ना उसको करना चाहिए था, उसने नहीं किया हुआ, या कर दिया और करना चाहिए था, ये है। हाँ वो है, वो मसला है 45 में। ये देखिए जरा 45 देखिए, कहते हैं इट वाज डिसाइडेड टू रिटर्न ऑफ दिस एज बैड डेट्स। अब इसने उसको माइनस नहीं किया, हालांकि ये लिखा हुआ इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, ये डिसाइड किया है कि उसको करना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में अगर आप कर भी दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर में जो सवाल आता है ना उसमें क्लियर नहीं होता है, वो अंग्रेजी पढ़ के पता चल जाता है। और कोई सवाल? जी टू बी राइट और फिर माइनस करके करना, फिर माइनस
नेक्स्ट बताएं जनाब, नहीं करेंगे किस केस में? जब कहते हैं वर राइट ऑफ, फिर नहीं करेंगे। फिर नहीं करेंगे। फिर भी अंग्रेजी का कोई पता नहीं चलता, किसी भी तरह से वो सेंटेंस मेकिंग में मसला आ जाता है। बस फाइन, वो तो अभी फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हो। अच्छा, इसके फाइनल स्टैंडर्ड सवाल किए हैं? अच्छा, किए ही नहीं। आपने कितने किए? अच्छा चलो, अभी ना मैं कहता हूँ हम ना दूसरी चीजें कवर करें पहले, इसको फिर एंड पे लेकर जाते हैं। फाइनल अकाउंट को देखना है मैंने, और एक मैंने आपको ना मॉडल पेपर के ना कुछ सवाल दिखा, ठीक है। बाकी वैसे सेल्फ टेस्ट और एडिशनल में है तो बता दें, सेल्फ टेस्ट और एडिशनल, खत्म होगी बात। अच्छा, अब ये है कि जाहिर सी बात है आप लोगों ने अब तैयारी करनी है, तो आपको ना अकाउंटिंग में सेल्फ यानी फाइनल असाइनमेंट करते वक्त कोई इशू आता है ना, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके वॉइस नोट के साथ मुझे सवाल पूछना कि सर मुझे ये बात समझ लग रही है और इसमें ये लिखा हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन की कंपोजिंग खराब हुई हो, ऐसा भी पॉसिबल होता है। चलिए जी, फिर हम चलते हैं।